खनिज जो होते हैं जैसे कि लिथियम हो गया या अन्य अन्य धातु हो गई, उसके लिए वो खोजबीन कर रही है। तो उसकी स्थितियों को समझेंगे, फंडामेंटल को समझेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनएमडीसी की, बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक अपना धन जुटाने के लिए मीटिंग करने वाला है और एनएमडीसी को इसलिए हमने आज चुना है क्योंकि वो 10 खनिज जो होते हैं जैसे कि लिथियम हो गया या अन्य अन्य धातु हो गई, उसके लिए वो खोजबीन कर रही है। तो उसकी स्थितियों को समझेंगे, फंडामेंटल को समझेंगे और क्या क्या एनएमडीसी वर्क करती है, उस स्थितियों को आज हम समझकर चलेंगे। एनएमडीसी को समझने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि लिथियम जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीन, जापान, इस तरीके से देशों से आयात करते हैं, लगभग 96% करीब का हम लिथियम जो है आयात करते हैं, जो आपको पता है बैटरी के लिए कितना ज़रूरी होता है। और उसकी ही खदानों के लिए भी उसकी नज़र जो है एनएमडीसी की भी है। जितना ज़्यादा देश के अंदर ईवी का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ग्रीन ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा ऐसे ऐसे खनिजों की आवश्यकता होती रहेगी जिसकी ज़रूरत बैटरी के क्षेत्रों में लगती रहे। तो देश के अंदर सोलर हो, पवन हो, जल विद्युत हो, अन्य अन्य जो भी चीज़ें हों, जो भी धातु इनके तरफ लगती जाएंगी, उसका महत्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात करने में लगेंगे तो हमारा देश का पैसा बाहर की तरफ जाया करेगा। तो कुछ देश की कंपनियां जो हैं भारत के अंदर ही इन खनिजों की चीज़ों के लिए वर्क कर रही है, जिनमें से एनएमडीसी भी है। तो ये आज आपको मैंने एनएमडीसी के बारे में समझाया। थोड़ा सा अगर हम एनएमडीसी के बारे में और समझें, एनएमडीसी एक सरकारी कंपनी है जो इस्पात मंत्रालय के अधीन है। ये भारत में लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। एनएमडीसी देश में इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। एनएमडीसी की गतिविधियों को अधिक विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। लोहा अयस्क का उत्पादन। एनएमडीसी भारत में लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है जो इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। और अगर हम थोड़ा सा और अगर चीज़ों को समझें तो खनिज अन्वेषण के बारे में एनएमडीसी विभिन्न खनिजों के अन्वेषण में भी शामिल है, जैसे कि तांबा, रोक, फॉस्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्र तट की रेत। पर्यावरण संरक्षण। एनएमडीसी पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार खनन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सरकारी कंपनी है एनएमडीसी, जो नवरत्न का इसको एक दर्जा मिला हुआ है। अगर हम चीज़ों को समझें तो एनएमडीसी और अपने उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेचती है। और अगर हम निवेश की स्थितियां देखें तो एनएमडीसी ने विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया है, जैसे कि लोहा अयस्क खदानों का विस्तार। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे आज हमने एनएमडीसी के बारे में समझा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में लिथियम की ज़रूरत लगभग 96% हिस्सा जो है आयात किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये आयात मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से होता है। 2021 के अगर हम आंकड़े देखें तो भारत ने लिथियम आयन बैटरी के आयात पर लगभग 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और अगर हम इसको और थोड़ा सा समझें तो भारत लिथियम आयन बैटरी के लिए दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। और भारत लिथियम आयन बैटरी का आयात चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से करता है। तो ये वो सारी स्थितियां थी जहां पर हमने आज एनएमडीसी और लिथियम की चीज़ों के बारे में समझा। और अब इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है करीब 62,580 करोड़ का। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 71.20 पैसे का है। हाई अगर हम देखें तो लगभग 91 रुपये करीब का है और 59 रुपये करीब का कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। मार्च 2024 में कंपनी ने 6,489 करोड़ की सेल कर दी और करीब करीब 1,410 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। मार्च 2025 में अगर हम चीज़ों को समझे तो 7,005 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी और करीब करीब 1,477 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी ने अपनी सेल और प्रॉफिट को लगातार बढ़ाया है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 28,817 करोड़ का रिजर्व है और करीब उधार अगर हम देखें तो 4,276 करोड़ का है।
प्रमोटर की अगर हम कंपनी के अंदर बात करें तो 60.89% की है। एफआईज की बात करें तो 11.72% की है। और अगर हम इसके अंदर डीआईज की बात करें तो 15.12% की है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक 12.35% है। तो ये सारी विधियां हमने एनएमडीसी के बारे में फंडामेंटल उसकी एक सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। आप समझेंगे वो कौन सी न्यूज आ रही है जिसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाई है। तो वो न्यूज है सर, एनएमडीसी विदेश में 10 खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर नजर रख रहा है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वे कोकिंग कोल और लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, बॉक्साइट, सोना जैसे 9 अन्य महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इसे अगर विस्तार में थोड़ा सा और समझें तो एनएमडीसी की नज़र लिथियम, तांबा महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण पर है। कोकिंग कोल परिसंपत्तियों के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में बातचीत जारी है। कोकिंग कोल या मेट कोक परिसंपत्ति एक प्रमुख इस्पात निर्माण फीड स्टॉक के मामले में लक्ष्य परिचालन खदानों का चुनना होगा। और अगर हम थोड़ा सा और चीज़ों को समझें तो कंपनी अफ्रीका में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक अधिग्रहण की भी संभावना तलाश रही है और इन अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए दुबई में कार्यालय खोले गए हैं। और अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को समझें तो एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने परिणाम के बाद निवेशक कॉल के दौरान कहा कि अधिग्रहण पर कुछ दिशा इस वित्त वर्ष के भीतर होने की संभावना है और आकार के आधार पर खनिक अपने अधिग्रहण को वित्तीय पोषित करने और अपनी लगभग 70,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बाजार उधारी पर विचार कर रहा है। उनके अनुसार बोर्ड ने 3 आयामी रणनीति के साथ विदेशी अधिग्रहण योजना को मंजूरी दे दी है। तो भैया देश के अंदर साथ साथ एनएमडीसी 10 महत्वपूर्ण खनिजों की विदेशों में अधिग्रहण करने की सोच रहा है। और जब इस तरीके से वहाँ वो अधिग्रहण करेगा तो वो जो वहाँ से निकालेगा वो अपने देश के प्रति ही लाएगा और बाकी वो निर्यात भी करेगा। तो यहाँ से एनएमडीसी अपनी स्थितियों को खनिजों के माध्यम से मजबूत कर रहा है और ये वो खनिज हैं जिसकी आवश्यकता ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में अनिवार्य ही है। और लिथियम तो आपको पता ही है बैटरी के लिए कितनी अनिवार्य है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी हाल ही के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो वेदांता के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी ने जो एक बहुत बढ़िया तांबे को एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज बताया था, हीरो बताया था तांबे को। तो उसके लिए भी खनिजों के लिए भी वर्क जो है एनएमडीसी कर रहा है। तो ये वो सारी स्थितियाँ थी जिसे हमने न्यूज़ के माध्यम से एनएमडीसी की गतिविधियों को समझा। अब हम बात करेंगे यस बैंक की। और यस बैंक के अंदर चाहे वो जापान की चीज़ें हों या वो कोई अलग अलग उसके रिजल्ट हों, उससे कोई भी तेज़ी के संकेत जो है यस बैंक में हमें देखने को नहीं मिले हैं। और यस बैंक महत्वपूर्ण तरीक़ों से अपना वर्क भी कर रहा है और फ्यूचर के लिए अधिक से अधिक अपने प्लान के ऊपर वर्क ही कर रहा है। लेकिन छोटे जो हम निवेशक होते हैं यस बैंक के प्रति इसलिए ईमानदार हैं क्योंकि भैया जब काम अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर इसका शेयर प्राइस क्यों ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे न्यूज़ के द्वारा पता लगती हैं। जैसे कि अभी एसबीआई का अपना स्टेक को बेचने वाली न्यूज़ आपको देखने को मिली थी, अन्य बैंक भी बेच रहे थे। वो धीरे धीरे आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलेगी। फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है, अगर उस चीज़ को अगर हम समझें, यस बैंक की फंड जुटाने वाली बोर्ड बैठक अगले सप्ताह। यस बैंक ने कहा कि फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 जून को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। यस बैंक निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने कहा कि इक्विटी शेयर, ऋण प्रतिभूति या अन्य पात्र वित्तीय साधनों के जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक निर्धारित है। देखो तो किसी भी तरीके से जो भी तरीके होते हैं फंड जुटाने के, चाहे वो QIP के माध्यम हो, अन्य अन्य जो भी माध्यम हो, उस माध्यम से कंपनी धन जुटाने के लिए एक मीटिंग कर रही है और वो मीटिंग कंपनी की 3 जून को होने वाली है। तो यहाँ से एक फंड जुटाने वाली न्यूज़ आपके सामने आ रही है। तो फोकस में रहेगा यस बैंक का शेयर 3 जून को। दूसरा अगर मैं चीज़ों को और बताऊं तो यस बैंक ने कहा कि बैंक और उसकी सहायक कंपनी के नामित व्यक्तियों के लिए बैंक की प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए ट्रेडिंग विंडो 29 मई से लेकर बोर्ड बैठक के परिणाम की घोषणा के 2 दिन बाद तक बंद रहेगी। यानी कि अंदरूनी जो लोग हैं उनके लिए जो ये मीटिंग होने वाली है उसके 2 दिन बाद तक, और 29 मई यानी जो कल गया है
वहाँ से उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद है ताकि वो खरीदारी ना कर सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण ही कदम होने वाला है 3 जून को, उसको ऊपर भी यस बैंक के ऊपर नज़र रहेगी। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई मेरा टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।